बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, सोहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है और उन्होंने उस बयान में अपनी बेबसी का भी इज़हार कर दिया और हमें उम्मीद नहीं थी कि सोहेल अफरीदी जैसे जो जारहाना मजाज बंदे हैं वो इस तरह का बयान देंगे। उन्होंने कहा है कि इमरान खान से मिलने दिया जाए, हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि फैमिली या वकला में से कोई भी इमरान खान साहब से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। दूसरी तरफ पॉलिटिकल एक और बड़ी एक्टिविटी सामने आ रही है कि 27 सितंबर को जो लॉन्ग मार्च है, उसकी कॉल पर पीटीआई में इख्तिलाफात पहले ही सामने आ गए हैं और वो बड़ी शिद्दत भी इख्तियार कर गए हैं। अभी 27 सितंबर आना है, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त का मिड भी नहीं अभी हुआ और अभी से इख्तिलाफात हो गए हैं, तो 27 दिसंबर को ये लॉन्ग मार्च कैसे करेंगे, ये भी अहम सवाल है। लेकिन पहले सोहेल रज़ी साहब जो बेबसी का इज़हार कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? क्या वाक़ई पीटीआई इतनी बेबस हो चुकी है? नहीं, पीटीआई इतनी बेबस नहीं हुई है। और पीटीआई से ही मुझे याद आया, जहां पे जिस हाउस में पीटीआई के इस दफा इक्लिप्स लग रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अगले 15 दिन या महीने मैक्सिमम बहुत मेजर तब्दीलियां होने वाली हैं पीटीआई के अंदर। ऐसा भी दिखता है कि कुछ लोग छोड़ के चले जाएं या पुराने लोग जो हैं कोई नई पोजीशंस पर आए, तो ऐसी चीजें जैसे वो अलाइनमेंट है वो जरा उधर की डिस्टर्ब हुई हुई है। लेकिन ये अलाइनमेंट के बाद ही आप कुछ इनसे उम्मीद रखें, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई बेहतरी की उम्मीद है। और बल्कि मुझे अभी याद आया, आपने शायद 2-3 दिन पहले 27 सितंबर का जिक्र किया था, तो मैंने आपको यही बोला था कि अभी तो 1.5 महीना है। 27 सितंबर को बात कर सोचेंगे, उससे पहले बहुत कुछ होने वाला है। तो मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला था आपको कि 27 सितंबर दूर है। अभी हम जो सिलसिले जो अभी टाइम चल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये टाइम ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रहा है पीटीआई का, तो वो आपके सामने है। और नए फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बहुत ज्यादा इम्कान नजर आ रहे हैं पीटीआई में। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक ऑडियो भी लीक हुई है, मिशाल यूसुफजई हैं और सलमान अख्तर मराजा हैं, इनके दरमियान कुछ गुफ्तगू हो रही थी। तो उस हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ हुई है। सलमान अख्तर मराजा ने इंकशाफ किया है कि मिशाल यूसुफजई और इनके साथ एक पूरा ग्रुप है जो कि अभी आप सामने आएगा, जो कि पीटीआई के खिलाफ जो है वो इक़दामात कर रहा है। क्या वाकई ऐसा एक ग्रुप कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक चीज सामने आने वाली है जो सरप्राइजिंग हो पीटीआई के लिए खुद भी और हुकूमत के लिए भी? जी, ये यहाँ पर आप तो अभी मेरे सामने न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये क्या वाकया हुआ। लेकिन मैंने आपको अभी बताया है कि आने वाले दिनों में पीटीआई में बहुत मेजर चेंजेस नजर आने वाले हैं आपको। बहुत मेजर चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने कहा है, वो चीजें होंगी पीटीआई के अंदर। मलिक साहब, एक बड़ी अजीब चीज़ देख रहे हैं इस हुकूमत में हम, और इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि हमारा मीडिया भी खामोश है, अवाम भी खामोश है, लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, परेशान हैं महंगाई की वजह से, लेकिन कोई सड़कों पर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे गुफ्तगू नहीं हो रही, इसके हवाले से हुकूमत के खिलाफ कोई तनकीद नहीं हो रही। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है, यानी कि जब भी कोई हुकूमत आती है और वहाँ महंगाई बढ़ती है तो वहाँ सोशल मीडिया पे कम से कम इसका आगाह दूर करते हैं। बिल्कुल खामोशी है, महंगाई आसमान पर है। इमरान खान साहब की हुकूमत से लोगों को शिकवा ही ये था कि बहुत ज़्यादा महँगाई है, लेकिन इस हुकूमत से कोई शिकवा, कोई गिला नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह है? इस हुकूमत को इतना एज क्यों मिला हुआ है? दायरा मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का ज़ायचे में कोई ऐसी चीज़ है कि ये हर तरह से बच जाते हैं और इनके खिलाफ कोई तनकीद नहीं होती, लोग बाहर नहीं आते, क्या वजह है? ये समझाएँ ज़रा। समझाने की जरूरत नहीं है, 15 अगस्त के बाद इसके ऊपर बात करेंगे बड़ी डिटेल में, और उसमें हो सकता है आपके काफी सवालों के जवाब आज भी मिल जाए। तो 15 अगस्त का इंतजार करें। क्योंकि मैं आपको बहुत सी दफा बता चुका हूँ कि ये हुकूमत का आखिरी साल चल रहा है। एज पर माई रीडिंग, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त के बाद हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल टाइम शुरू होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे या डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत यानी कि इंटरफेरेंस नहीं होती तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को हम खोल सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी अहम अपडेट है कि कोलंबिया में तबाहकुन जल्जला आया है, जिसके नतीजे में अब तक बताया जा रहा है 120 अफराद हलाक हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है कई लोग मलबे तले दब चुके हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। मतलब साहब, सबसे पहले जो सबसे अहम खबर है कि अमेरिका और ईरान के हवाले से ये दावा किया जा रहा है एक तरफ तो कि ये डील के करीब पहुंच गई हैं, दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के सदर, वो ये कह रहे हैं कि अब हम ईरान पर मुआशी पाबंदियां लगाएंगे। सर, एक तरफ डील की बात हो रही है, दूसरी तरफ मुआशी यानी कि इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है।
इस सारी सूरत हाल में सितारे क्या बता रहे हैं, सितारे क्या सिचुएशन बता रहे हैं, अगले 10 दिन में, 15 दिन में कोई नई डेवलपमेंट हो सकती है, या फिर ये सिर्फ बातचीत ही जारी रहेगी? देखिए दानिश भाई, हम जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ कोर्स वहाँ पे दिन बदल गया है, 12 तारीख है और यहाँ 11 है, और आज सोलर इक्लिप्स का दिन है। तो ये जो सोलर इक्लिप्स है, ये जितने पुराने असरात थे पिछले सोलर इक्लिप्स के, वो खत्म करके नए, एक नई यूं कह सकते हैं इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स कहा जाए तो सही होगा, वो स्टार्ट करेंगे। और इसमें अगर आपको याद हो तो साल के शुरू में मैं बोल रहा था कि अगस्त ऑनवर्ड दुनिया में फाइनेंशियल रिसेशन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से याद हो तो वो इसी वजह से था कि इसके इफेक्ट अब आपको ऐसे मिलेंगे। आने वाले दिनों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें होंगी वो फाइनेंशियल, ये जो स्टॉक मार्केट है, क्योंकि अक्सर लोग उसके ऊपर बात करते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा तब्दीली, बदलाव नजर आएगा। मतलब जो एक अप साइड पे मार्केट चलती हुई है, अब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड पकड़ेगी और थोड़ी मेजर करेक्शन में आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी। और अगर हम ईरान और अमेरिका की बात करें तो अब जो है हालात बदल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है अनफॉर्चुनेटली अभी भी कि ये किसी एक मुआहदे पे आएंगे। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इस इक्लिप्स के बाद फिर आपको पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी वापस देखने को मिलेगी। लेकिन ये खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नहीं है कि हम समझें कि फिर जंग में जा रहे हैं। मसले मसाइल अभी आपको कुदरती आफात में बार बार बता रहा हूँ उसकी वजह से भी बढ़ते हुए दिखेंगे। और ये जो बरसात के मौसम में जो बारिशें, तूफान, थंडर स्टॉर्म वगैरह, जो भी हर मुल्क के अलग अलग वो होते हैं, वेदर एलिमेंट्स होते हैं, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा पानी का रुझान या पानी का बहुत ज्यादा आना, ये सब चीजें नजर आता है। लाइक सुनामी की वजह से आ सकता है, या बारिशें इतनी ज्यादा हो जाएं कि सैलाबी सूरत हाल बन जाएगी। ये सब चीजें बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं मुझे। इसके अलावा अगर वैसे बात करें कि मुल्कों के बीच में आपस में कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आए, तो वो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऑनवर्ड मामला ज्यादा खुदा ना खास्ता खराब होते हुए दिखेंगे। स्पेशली सन जैसे ही अभी केतु के साथ 15 तारीख और 15 अगस्त के बाद वो ज्वाइन करेगा, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में आपको देखने को मिल सकता है। मतलब साहब, स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो पूरी दुनिया की मीशत को कंट्रोल करता है। ये सिचुएशन हमने देख ली थी ईरान और अमेरिका के दौरान, जब जंग जारी थी, शिद्दत शदीद किस्म की, उस दौरान हमने ये देखा था। अब ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया है कि हमने ओमान ने और ईरान ने, यानी कि हम दो ममालिक ने मिल के जिन रास्तों का तयन किया है, इन रास्तों से अगर कोई ट्रेड होती है तो हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, और आपने हरमस खुल भी सकती है अगर कोई तीसरा जो फरीक है वो मुदाखलत ना करे। तो मेरे साहब, लोगों को बड़ी उम्मीदें मुबस्सा हो चुकी हैं, खासतौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ के लोग इस ऐलान के बाद काफ़ी पुरुमीद हैं कि अब जो माशी परेशानियां हैं वो कम हो सकती हैं, या जब भी इस तरह के ऐलान होते हैं तो लोग ज़रा उम्मीद मुबस्सा कर लेते हैं। तो ये जो लोगों ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से ईरान के ऐलान से जो उम्मीदें मुबस्सा की हैं, क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाएगी? नहीं, मुझे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आने वाले दिनों में मैंने जैसे अभी बताया कि पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। तो ऐसा मुझे नहीं दिखता कि ये हल हो जाए और किसी तरीके से जो दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो, वो कोई बेहतर होती हुई दिखे। मुझे ये अनफॉर्चुनेटली मजीद खराब होती हुई दिख रही है, जिसका मैंने आपको अभी भी जिक्र किया है कि यहाँ से एक तो हुकूमतों के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आएगी पूरी दुनिया की, कुदरती आफात, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इसमें रिसेशन का भी बहुत ज्यादा डर है। ये सब चीजें डिस्टर्ब होती हुई आपको नजर आने वाली हैं। हमारे साहब, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि आप सब नोट कर रहे हैं कि ईरान पूरे खित्ते पर हमला कर रहा है, सऊदी अरब पे, यूएई पे और मुख्तलिफ ममालिक पे अटैक कर रहा है, लेकिन वो इसराइल पर स्पेसिफिकली कोई हमला नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं, या उन्होंने दावा किया है, क्लेम किया है, वो कह रहे हैं कि ईरान हमसे डरता है। ईरान को पता है कि अगर उन्होंने इसराइल पर अटैक किया तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये उनके अल्फाज हैं। लेकिन सर, ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात होगी कि कहावत बड़ी फेमस है कि भाई एक मुल्क अगर तो आप पे अटैक नहीं कर रहा तो आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? लेकिन मेरे साहब, दो चीजें मुझे बताइएगा। एक तो ये कि जिन्होंने ये क्लेम किया है कि ईरान इनसे डरता है, क्या सितारे यही बताते हैं कि वाकई ईरान इनसे डरता है? और ईरान अटैक क्यों नहीं कर रहा है इसराइल पे? असल दुश्मन तो उनका ये है। क्या वजह है? स्ट्रेटेजिकली ऐसी क्या चीज आपको दिखाई देती है कि ईरान
सब पे हमले कर रहे हैं, सबसे बदले ले रहा है, अमेरिकी एजेंडों को निशाना बना रहा है। इसराइल के हवाले से उन्होंने प्यार की। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये करते हैं, और मैं बल्कि जून से आपको बोलता आ रहा था कि आने वाले टाइम में ईरान बादशाह होगा। और अगर इसराइल पे हमले नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो सीज फायर का ख्याल या जो भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी बात अगर आप सोच रहे हैं कि वो डर की वजह से नहीं कर रहा तो गलत है। दूसरी और आखिरी है इम्पोर्टेंट बात, मुझे आने वाले टाइम में ये जो इनके ओपोनेंट है ईरान के, वो भी मजीद किसी मुश्किल में दिख रहे हैं। मतलब ऐसा है कि अमेरिका, इसराइल, जितने भी ममालिक हैं, यहाँ पे कोई एक नया इवेंट या कोई ऐसी सूरत हाल जो गवर्नमेंट को गिरा दे वो नजर आती है। तो अब जो जो मामले हैं हमने फरवरी में देखे थे, वो इससे ज्यादा खतरनाक यहाँ से नजर आएंगे। और यहाँ से दुनिया में जितनी भी अच्छी हुकूमतें हैं, उनको टफ टाइम फेस करने को मिलेगा। से बात कर रहे थे, या 2025 के आखिर में आपने एक प्रेडिक्शन की थी, आपने 2026 को तरक्की आफात का साल करार दिया था। और हमने देखा अफगानिस्तान में जिस तरह का दलदल आया, फिर उसके बाद दीगर ममालिक में, फिलिपाइंस में, जिस तरह के ब्राज़ील में, उन्होंने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। अब कोलंबिया में जो दलदला आया है, उससे 120 अफराद उनकी हलाकत हो चुकी है, और दर्जनों अफराद जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। मलिक साहब, ये जो कुदरती आफात का सिलसिला शुरू हुआ है खासतौर पर अर्थक्वेक की वजह से, ये क्या वजह है कि खास तौर पे सैलाब और अर्थक्वेक ये दो चीजें ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं? हालांकि फॉरेस्ट जो फायर है वो भी नुकसान पहुंचाती है, पोल्यूशन नुकसान पहुंचाता है, कोई पेंडेमिक आ जाता है, लेकिन इस मर्तबा हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली अर्थक्वेक और सैलाब। इसकी क्या खास वजह है? क्योंकि जो मेजर प्लैनेट हैं, जो आउटर प्लैनेट हैं, उन सब ने एक्चुअली वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट किया हुआ है। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मैंने जैसे बताया है कि जब तक सैटर्न नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट नहीं करेगा अगले साल के मिड तक, तो ये मसाइल कम ज्यादा होते हुए आपको दिखाई दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कम हो जाएंगे, ये बल्कि कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, कभी उनकी शिद्दत कम हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं इस साल में जहां जहां भी अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक आए हैं, वो जगहों में बहुत तबाही हुई है, बहुत ज्यादा तबाही हुई है। और अल्लाह करे ये कोलंबिया में कुछ बचत हो जाए, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मेजर अर्थक्वेक है। और अ, इसका एक दिन पहले इक्लिप्स से आना ये साफ बताता है कि इक्लिप्स के बाद चीजों में और भी ज्यादा मेजर तब्दीलियां आने वाली हैं। बल्कि साहब, अभी आपने सोलर इक्लिप्स का जिक्र किया, तो सोलर इक्लिप्स से तकरीबन 4 दिन पहले जापान में भी दलदल आया, चीन में दलदल आया, और उसने भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। अब कौन से ऐसे इलाके हैं जो अर्थक्वेक के वाले से आप देख रहे हैं, जो या तो वहां पर जैसे कि चीन और जापान के वाले से भी बता दें, कोलंबिया के वाले से भी बता दें कि यहाँ पर क्या मजीद कोई दलदला आ सकता है, और इसके अलावा कौन से ऐसे इलाके देख रहे हैं जहाँ पर आइंदा आने वाले दिनों में दलदले से ये खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकते हैं? साउथ और नॉर्थ, ये कहीं के भी इलाके हों, यहाँ डिस्टरबेंस आपको नजर आएगी। साउथ और नॉर्थ, अब दुनिया से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साउथ और नॉर्थ पे जो भी ममालिक लगेंगे दुनिया में, वो डिस्टर्ब ही होंगे। और आने वाले दिनों में मजीद वहां पे तबाहियां नजर आती हैं। ओके मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त रीडिंग्स और मालूमात हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक का दोबारा पेश होंगे। अगली मुद्दे तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।